गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन वांगची अपने मन में ही अपने बिहेवियर के लिए वेओशन से माफ़ी मांग रहा था, बट वो कुछ कह नहीं रहा था। जब लैन वांगची को कुछ कहना चाहिए जब वो चुप है, और जब जहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहिए वहाँ पे उसका दिमाग कुछ उल्टा ही वर्क कर रहा है। जी बॉशन सरेन को रोकता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि इससे पास्ट लाइफ में मेरी शादी वेओशन से हुई थी और मैंने उसे ज़बरदस्ती बिना उसके परमिशन से शादी करी थी। बॉशन सरेन कहती है कि हाँ। लैन वांगची कहता है आपने कहा कि मैंने उसकी 6 लाइफ बर्बाद करी है, तो मतलब उसकी फर्स्ट लाइफ ख़त्म होने के बाद भी उसने 6 लाइफ और रीबर्थ ली है, और उसमें भी उसको किसी न किसी कारण मुझसे मिलना पड़ा है और मुझसे शादी हुई है। जियांग कहती है कि उसको तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने हर कोशिश की है कि वो किसी भी लाइफ में तुमसे ना मिले, सारी गलती तुम्हारी है कि हर बार तुम उसे ढूंढ लेते हो। लैन वांगची धीरे से कहता है अच्छा ही तो है कि अपने प्यार को ढूंढ लेता हूँ, थोड़ी ना कोई गुनाह करता हूँ। सरेन अब स्टोरी को कंटिन्यू करती हैं और बताती हैं कि जब वेओशन ने अपनी मदर को सेव देखा था, उसे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि लैन वांगची इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि उसने उसकी मदर का ट्रीटमेंट भी करवाया था। सरेन बताती है कि जब उनकी वेडिंग नाइट का डे था, उस दिन जब लैन वांगची अपने रूम में पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वेओशन बेड पर शांति से सो रहा है। ये देख के लैन वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वेडिंग नाइट पे इंसान क्या नहीं करते हैं, और वेओशन कैसे सो सकता है, क्या इस ओमेगा को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये समझ के लैन वांगची ने वेओशन को बेड से धक्का दे दिया। वेओशन की बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो पेट के बल सो रहा था, और उसने अपने बैक में मेडिसिन अप्लाई करी थी, जो उसने बड़े मुश्किल से करी थी क्योंकि उससे अपने बैक में मेडिसिन लग नहीं रही थी। और लैन वांगची ने जब उसे बेड से धक्का दे दिया तो वापस नीचे गिर गया, और उसके बैक में और ज़्यादा ही पेन होने लगा और फिर से ब्लड आने लग गया, जो इस बार लैन वांगची ने नोटिस किया क्योंकि वेओशन एक वाइट अटायर में था। वांगची वेओशन के ऊपर से उसके सारे क्लोथ हटा देता है। वेओशन को अब लैन वांगची देखने लगता है। वेओशन की बैक को देख के लैन वांगची बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। वेओशन की इतनी ब्यूटीफुल बैक को किसी ने इतनी बुरी तरीके से हर्ट करा हुआ है। और लैन वांगची अब वेओशन से पूछता है कि वो कौन था। वेओशन तभी कुछ नहीं कहता है। लैन वांगची वेओशन से पूछता है कि मैंने पूछा वो कौन था, और ऐसा कहते हुए लैन वांगची वेओशन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है। लैन वांगची की इतना ज़्यादा गुस्सा देख के वेओशन डरते हुए कहता है कि मैडम यू। लैन वांगची ये सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है और मैडम यू को बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगता है, बट मैडम यू ये सब कुछ सुन भले नहीं सकती थी, और उन्हें उसकी ज़रूर चलने लग गई थी कि कौन है जो उन्हें याद कर रहा है और कहे कि गालियाँ दे रहा है। बट पहली बार वेओशन ने अपने लिए किसी को चिंता करते हुए देखा था, तो वेओशन को ये थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। वेओशन सोच रहा था कि ये शादी इतनी बुरी नहीं है, भले लैन वांगची ने कैसे भी उसे शादी करी हो, बट वो इतना बुरा भी नहीं है। वेओशन एक पल के लिए तो लैन वांगची को उसकी सभी गलतियों के माफ़ कर चुका था। तभी लैन वांगची के रूल्स की लंबी सी लिस्ट आ जाती है कि वेओशन इस रूम से बाहर नहीं जा सकता, विंडो नहीं खोल सकता, उसके पास कोई मेड्स नहीं होंगी, उसे अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। ऊपर से अगर उसे बाहर आना भी है, उसके फेस पे वेल, और सिर्फ वो पूरी तरीके से कवर क्लोथ्स पहनेगा, उसके हाथ भी नहीं दिखने चाहिए। वेओशन सोचता है कि मैं गलत था, ये इंसान कभी भी ढंग का नहीं हो सकता, पागल है क्या, ये ऐसे घटिया नियम बना रहा है। बट वेओशन तब कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसकी मदर अब भी लैन वांगची के पास है। और लैन वांगची कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी तुम्हें देखे या फिर तुम्हें कोई टच करे, तो इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देखूं, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे छोड़ के कोई तुम्हारे फेस पे स्माइल आने का कारण बने। तुम्हारी फेस पे स्माइल भी मेरे कारण होगी, और तुम सैड भी सिर्फ मेरे कारण होगे। वेओशन अब सर झुका के हाँ बोल लेता है, क्योंकि इस पागल इंसान से कुछ बोलना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इंसान पागल होता है, बट ये इंसान प्यार में पागल होने के साथ साथ पॉजिटिवनेस में भी पागल है। लैन वांगची तभी फ्रेंड को रोकता है कि रुकी आपने क्या कहा कि मैं ऐसा था, आपको कहीं से लगता है कि माफिया किंग लैन वांगची कभी ऐसा हुआ करता है। हाँ मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, बट मैं इतना भी नहीं हूँ कि इतने घटिया रूल्स बना दूँ। आखिर कौन किसी को उसके पसंद के क्लोथ्स पहनने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है, और यहाँ तक विंडो तक खोलने से रोकता है। आप पक्का किसी और की कहानी बोल रही है। वहाँ पे मैडम लैन वांगची को घूर के देखती है और कहती है कि मुंह बंद रखो और आगे सुनो। लैन वांगची अपने मुंह पे उंगली रख लेता है, और पीछे से लैन चैन कहते हैं कि मुंह बंद क्यों नहीं रखता, हमें मालूम है तो इससे भी ज़्यादा घटिया होगा। हमने तो सोचा था कि थोड़ा बेवकूफ़ और कोल्ड हार्टेड प्रिंस होगा, बट हमें क्या मालूम था तो अपनी पास्ट लाइफ में इससे भी भयानक था। हमारी इमेजिनेशन
तो उसके सामने तब भी छोटी ही थी। और पीछे से वी कहता है कि तुम लोग चुप हो गए, मुझे आगे सुनना है कि आगे क्या होगा। शरण अब कंटिन्यू करती हैं। बादशाह शरण बताती है कि वहाँ पर लैनवांगची और वेओशन की मैरिज को अब 1 मंथ होने को आया था। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। अब वेओशन को भी आदत हो गई थी उस रूम में रहने की। और वेओशन को लाइट को सिर्फ तब देखने मिलता था जब वो डोर खुलता था, और वो भी सिर्फ दिन में 2 बार, जब लैनवांगची आता और जाता था। और कई बार लैनवांगची जब वॉर पे रहता था तो वो डोर क्लोज ही रहता था। और वेओशन का फूड के लिए सारे सामान लैनवांगची पहले ही रख के जाता था कि वेओशन उसके लिए भी बाहर ना निकले। वेओशन अपना खाना खुद बनाता था और उस रूम में बस अकेले अकेले पड़ा रहता था। वेओशन अब वहाँ रह के इतना बोर हो गया था कि उसने बस पेजेस उठाए और पेंटिंग करना स्टार्ट। उस समय कलर्स तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए वेओशन ब्लैक पेंटिंग ही करा करता था। जो सीनरीज वगैरह उसने पहले देखी थी बस उसी की पेंटिंग कर करके वेओशन ने पूरा रूम भर दिया था। सारी दीवारों पे उसने गार्डन्स वगैरह, सीनरी, पहाड़, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना बना के रखी थी। वेओशन अब वैसे ही रहने लगा था। जब वेओशन की तबीयत तक खराब होती थी किसी को मालूम नहीं चलता था कि उसकी तबीयत खराब है। वेओशन को एक बार बहुत तेज़ फीवर हुआ और वेओशन ने सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए उस डोर को खोला, वो भी डरते डरते, क्योंकि उसे डर था कि अगर लैनवांगची को मालूम चला कि वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर गया है तो पता नहीं वो क्या करेगा, और उसका गुस्सा से बचना नामुमकिन है। और वो गुस्से में उसकी मदर के साथ क्या करे वो तो वेओशन भी नहीं जानता। जब से वो यहाँ आया है उसे बहुत कम ही अपनी मदर को देखने मिलता है, और वो भी बड़े जिद करके लैनवांगची से वो जा पाता है अपनी मदर से मिलने। जाके सिर्फ मेडिसिन लेके आता है और उसी समय में लैनवांगची टपक जाता है जो हीलर के रूम में था। वहाँ पे एक यंग हीलर आया हुआ था जो वेओशन को ट्रीट कर रहा था, और उस समय वेओशन ने वेल नहीं पहना था। लैनवांगची ये देख के गुस्सा हो जाता है और वेओशन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वापस रूम में लाता है और उसके फेस पे एक और स्लैप धर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम विदाउट वेल यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, और मैंने कहा था कि इस रूम से तुम बाहर नहीं जाओगे। तुम गए कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर्स को निगलेक्ट कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक ओमेगा हो, और ओमेगा का एक काम होता है कि वो अपने अल्फा की सारी बातें माने, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी अल्फा की बात नहीं मान रहे हो। तुम होते कौन हो मेरी बात ना मानने वाले? वेओशन ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो आंसू वेओशन आसानी से किसी को दिखाता नहीं है। आज पहली बार लैनवांगची की बातें सुन के आ गए थे, क्योंकि भले लैनवांगची कैसे भी बिहेव करता था बट वेओशन के दिल में उसके लिए फीलिंग आ चुकी थी। वेओशन उससे प्यार करता था, बट यहाँ पे लैनवांगची की ऐसी बातें सुन के वेओशन को बहुत हर्ट हो रहा था। वेओशन हर बार अपने आप को यही कह के समझाता था कि लैनवांगची उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे खोने से डरता है। बट ये कैसा डर है कि जो उसे जीने भी नहीं देता। हर बार वो थप्पड़ और वो मार सिर्फ इसलिए सहता था क्योंकि वेओशन लैनवांगची से प्यार करता है। तभी पीछे से जांग चैंग कहता है फ्रेंड को टोकते हुए कि ये कैसा प्यार है जो हमेशा वेओशन को हर्ट करते रहा है। ये प्यार नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिवनेस कहा जाए, और या फिर वेओशन के प्रति एक अट्रैक्शन था जो लैनवांगची किसी को भी वेओशन को देखने नहीं देना चाहता। वेओशन कोई पेंटिंग थोड़ी ना जो सिर्फ वो ही देखेगा, या फिर उसने खरीद ली होगी, और पेंटिंग को भी देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। तुम हज़ारों लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ उसकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे लैनवांगची अपने आप को समझता क्या है। जांग चैंग बहुत गुस्सा था, बट बादशाह शरण उसे रोकती हैं और लैनवांगची को आगे की बातें बताती हैं। पैलेस में वो रहते थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यहाँ तक कि हेवन भी उसके सामने कुछ भी नहीं। पैलेस को आज तक वेओशन ने कभी देखा ही नहीं। वेओशन को सिर्फ तुमने एक कमरे के अंदर कैद करके रखा हुआ था, जैसे वो जेल हो। वेओशन सिर्फ उस कमरे यानी कि उस जेल में पड़ा रहता था। तुम्हें मालूम है 2, 3, 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बट वेओशन ने आज तक उस पैलेस को नहीं देखा था। और ऐसे ही टाइम बीतते गया, बट तुम्हारी शादी किसी और को मंजूर नहीं थी, और ऊपर से तुम्हारी दुश्मनी। सबसे बड़ा क्लैन वैन क्लैन पहले ही इस बात से गुस्सा था कि उन दोनों के प्रपोजल, वेंचर और वैनरूहान के प्रपोजल को रिजेक्ट करके लैनवांगची ने वेओशन से शादी करी, जो सबसे बड़ा क्लैन है। उसके रिश्ते को तुमने रिजेक्ट किया। ऊपर से लैनवांगची ने ही उनके क्लैन के बहुत सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग इनोसेंट पीपल को परेशान कर रहे थे। इसके कारण लैन क्लैन और वैन क्लैन में लड़ाई होने ही वाली थी। इसके बारे में लैनवांगची आज वेओशन को बताता है, और लैनवांगची अपने सारे ही हथियार वगैरह रख रहा था और कहता है कि मैं वॉर पे जा रहा हूँ और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ आने की। तुम ओमेगास का काम है एक रूम में बैठे रहो और यहाँ पे तुम सेफ रहोगे। वेओशन कहता है कि
डरते डरते बेहोशन कहता है कि मुझे लड़ना आता है। लैनवांग जी कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि तुम्हें क्या आता है, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम इस रूम में रहो और तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। बेहोशन चुप हो जाता है और वहीं पर रह लेता है। लैनवांग जी फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। पता नहीं आज लैनवांग जी को क्या होता है और वो बेहोशन को अपने साथ रख लेता है। या फिर कहा जाए लैनवांग जी ने उस रूम के आसपास के सभी असैसिन्स को देख लिया था जो वैन क्लैन के थे, जो बेहोशन पर नज़र रख रहे थे और या फिर उसे मारने आए थे। और लैनवांग जी अपनी कमज़ोरी, बेहोशन को यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकता, इसलिए लैनवांग जी ने बेहोशन को अपने साथ रखा और कहा कि उसी के साथ रहे। और जब वॉर स्टार्ट होती है, पहले पहले वैन क्लैन जीत रहा था, बट लैनवांग जी के वॉर में आते ही वो सब जीतने लग गए। और वहाँ पर बेहोशन पहली बार लैन सिचैन को देखता है, मैडम लैन को देखता है, मिस्टर लैन को देखता है, जो वहाँ पे वॉर में बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। वहाँ पे बेहोशन देखता है कि मैडम लैन जो ओमेगा है वो भी लड़ रही है, बट उसे ही आज़ादी क्यों नहीं है, उसे उस रूम में क्यों रखा जा रहा है। जब यहाँ पे ओमेगा लड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं, क्या यहाँ पे सिर्फ रॉयल लोग लड़ सकते हैं और वो एक सर्वेंट है। इसलिए इन्हीं क्वेश्चन के आसपास घिरा हुआ था जब वो सुनता है कि लैनवांग जी वेंचाओ और वैन रूहान से बातें भी कर रहा है, ऊपर से वो लोग लड़ भी रहे हैं। यहाँ पे वेंचाओ लैनवांग जी से कहता है कि आखिरकार तुम उस ओमेगा के साथ 5 साल से हो, क्या तुम बोर नहीं हुए? हमने तो सिर्फ उसे एक रात के लिए मांगा था, उसके बाद तुम ले सकते थे, हम इसे उसे टेस्ट करना था। लैनवांग जी सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। वेंचाओ कहता है कि हमने ऐसा भी कहा है, हम तुमसे बड़े क्लैन के हैं और अगर हम तुम्हारी वाइफ के साथ एक रात स्पेंड कर भी लेंगे तो ऐसा क्या बिगड़ेगा। और ओमेगास तो सिर्फ बेड को वार्म करने के लिए होते हैं, आज तुम्हारा तो कल किसी और का। ओके, तो बेहोशन का गुस्सा उसकी जगह पे नहीं रहता है और बेहोशन सबसे छुपते छुपाते अपनी पावर का इस्तेमाल करके और वेंचाओ को तो एक टाइम के लिए पॉज ही कर देता है। वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेंचाओ फील नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लैनवांग जी वेंचाओ को मार डालता है। ये देख के वैन रूहान का गुस्सा चढ़ जाता है कि उसके सामने उसके बेटे को कोई कैसे मार सकता है और वह कहता है कि लैनवांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो लैनवांग जी के ऊपर अटैक करता है। लैनवांग जी उन अटैक से डॉज कर रहा था, बट बेहोशन उन अटैक्स, उन तीरों को देख के समझ जाता है कि सिल्वर के ऊपर बने हुए हैं और ऊपर से इनके ऊपर जो पॉइजन है वो तो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। अगर ये तीर लैनवांग जी की स्किन पे हल्का सा भी टच हो गए तो लैनवांग जी बिल्कुल नहीं बचेगा। और बेहोशन यही बात लैनवांग जी को चीख के बताता है। बेहोशन की इतनी तेज़ नज़र देख के वैन रूहान भी सोच रहा था कि ओह, ये ओमेगा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कई अपने साथ साथ स्किल्स भी रखता है। मुझे ये जान के अच्छा लगा, ये नाइट को ये अच्छे से सर्व भी कर सकता है और ये मेरे को कई वार्ड्स में हेल्प भी कर सकता है। रूहान बेहोशन की तरफ देखते हुए अपनी आंखों के अंदर अपनी लस्ट को छुपा नहीं रहा था, वो दिखा रहा था। और उसकी आंखों की लस्ट देख के बेहोशन अपनी नज़र चुरा रहा था, क्योंकि उस घिनौने इंसान को देखने से अच्छा तो बेहोशन को ही देखे ही ना। और अचानक से बेहोशन देखता है कि चारों तरफ से उन्हें वैन के सिपाहियों ने घेर लिया है और वो सब के सब उन पर एक साथ अटैक कर रहे हैं। बेहोशन अब वहाँ पर पड़ी हुई एक स्वॉर्ड उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पर लैनवांग जी के सामने वो अपनी स्वॉर्ड सम्मान नहीं कर सकता, नहीं तो लैनवांग जी को पता चल जाएगा कि वो कौन है। और उसकी मदर ने उसे मना किया है अपनी पावर्स को दूसरे के सामने शो करने से, और वो उनसे लड़ने लगता है। लैनवांग जी ये देख के पहले गुस्सा होता है कि उसने मना किया था, बट वो फिर शांत हो जाता है कि बेहोशन आखिरकार खुद को और उसको प्रोटेक्ट ही कर रहा है। वो लोग लड़ रहे थे और लैनवांग जी उस वॉर में बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर ली थी और वो और नहीं लड़ सकता था। और यहाँ पे वैन क्लैन हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब वो ब्लैक पावर को भी यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ये लोग स्पिरिचुअल पावर से उन्हें ब्लैक पावर को हरा नहीं सकते थे और अचानक से वैन रूहान वो करता है जिसको किसी के बारे में उम्मीद ही नहीं थी, जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। वैन रूहान लैनवांग जी को अटैक करके पॉइंट कर गया और अचानक से वो बेहोशन पर अटैक कर देता है, जिस देख के लैनवांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बेहोशन की तरफ भागता है। बेहोशन उन सबसे लड़ने में बिजी था तो अपने तरफ आता हुआ उस अटैक को देख नहीं पाता है और वो अचानक से वो अटैक बेहोशन के सीने के आर पार हो जाता है। बेहोशन अब अपने बैक को टर्न करके उस और देखता है कि उसे किसने तीर मारा है। तब वो देखता है कि लैनवांग जी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसके पीछे और भी तीर उन दोनों की तरफ आ रहे हैं। बेहोशन अब ज़मीन पर लीन हो जाता है
क्योंकि वेवशान का बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो रहा था। लैनवांगजी आके वेवशान को अपनी गोद में लेता है, बट वेवशान लैनवांगजी से कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। लैनवांगजी कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट मत करना और मेरे साथ रहना, तुम्हें किसने कहा था कि फ़ाइट करो। वेवशान कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं क्या करूँ, मैं हमेशा तुम्हें डिसअपॉइंट कर देता हूँ। लैनवांगजी कहता है कि हाँ, तुम हो ही ऐसे। लैनवांगजी उस समय वेवशान से बातें कर रहा था और उसके आँख से आंसू बह रहे थे। वेवशान कहता है कि तुम पहली बार मेरे सामने रो रहे हो। लैनवांगजी कहता है कि तुम्हें इस समय ये बात की पड़ी, तुम ओमेगा होते ही पागल हो। वेवशान हंसते हुए कहता है कि और तुम अल्फाज होते हैं ऐसे क्यों? जब कोई मर रहा हो तभी अपनी फीलिंग्स को ऐसे क्यों दिखाते हो? इतने सालों से हम साथ थे, बट तुमने कभी अपना प्यार मुझे जताया तक नहीं, और इस समय भी तुम सब मुझे डांट रहे हो। क्या तुम अभी नहीं कहना चाहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? और उस समय भी लैनवांगजी खामोश रहता है और इस सवाल का वेवशान को कोई जवाब नहीं देता कि वो उसे प्यार करता है या फिर नहीं। और वेवशान की आंखें उसे देखते ही रह जाती हैं और अचानक से वेवशान की आंखों से आंसू बहता है और उसके हार्ट बीट बिल्कुल शांत हो जाती है। लैनवांगजी ये देख के डर जाता है और वेवशान को उठाने लगता है, बट वेवशान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि वेवशान मर चुका था। लैनवांगजी ये देख ही नहीं पा रहा था, उसे बस अपने वेवशान को वापस चाहिए था, उसे बदला चाहिए था। जंगकुक कहता है कि इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जंगकुक कहता है कि उस वॉर के ख़त्म होने के बाद लैनवांगजी ने उस वॉर में ही सारे वैन मेंबर्स को मार डाला था, बट वैन चाओ पता नहीं कैसे बच के निकल गया था और वो एक इमॉर्टल था, तो हम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। इमॉर्टलिटी तुम लैनवांगजी ने भी कल्टिवेट करी थी, इसलिए तुम वेवशान को 6 लाइफ में ढूंढ पाए, क्योंकि वेवशान ने जब जब रीबर्थ लिया है हर बार तुम्हारे पास उसको मालूम चल गया है, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी और तुम हर बार पता कर लेते थे कि वेवशान कहाँ पे रीबर्थ हुआ है और उसे बचपन से लेके बड़े होने तक प्रोटेक्ट करते थे। बट उसकी लाइफ में इस तरीके से आते थे जैसे कोई बैड ड्रीम। तुम उससे प्यार भी बहुत करते थे, बट वो प्यार अचानक से कहाँ चला जाता था वो मालूम नहीं। जब वेवशान की हमेशा डेथ होती थी उसका कारण वो वैन चाओ, क्योंकि वो हमेशा उस डार्क पावर को वेवशान के पीछे भेज के रखता है और हमेशा तुम्हारी दुश्मनी के कारण वेवशान की डेथ होती है। तुमने तो उसे एक बार बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ एक रूम में पाल पोस कर खुद से बड़ा किया था, बट तब भी वो मर गया था। किसकी गलती थी? तुमने तो उसे सूरज भी नहीं देखने दिया। आखिर उस लाइफ में वेवशान को ये भी नहीं मालूम कि डे और नाइट होता क्या है, स्टार्स क्या होते हैं। उसने ये ब्यूटीफुल अर्थ तो देखी भी नहीं थी, उसे उस रूम में ही वो पड़ा रहता था। तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे या फिर उसकी ज़िंदगी को इतना मिजरेबल बनाना चाहते थे? ये कैसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है? हमें देखो, हमने तुमसे छुपा के उसे ऐसे प्रोटेक्ट किया है। लैनवांगजी कहता है कि रुको, तुमने कहा 6 लाइफ में, बट इस लाइफ में मेरी बचपन से लेकर बड़े होने तक की फ़ोटोज़ है। इसका मतलब है कि मेरा बर्थ हुआ है, और अगर मेरा बर्थ हुआ है तो मैं उससे पहले की लाइफ में मरा हूँगा, तो वो कैसे हुआ? सरण कहते हैं कि वो बात जानना तुम्हें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इतनी बात तुम जान लो कि वेवशान को इस लाइफ में हमें किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, भले इसके लिए हमें इस लाइफ में तुम्हें क्यों ना मारना पड़ जाए, और या फिर हमें उस वैन रूहान को क्यों ना मारना पड़े। लैनवांगजी कहता है और वो वैन चाओ ही वो ब्लैक स्पिरिट है जो हमेशा वेवशान के पीछे पड़ा रहता है। वैन रूहान ने कभी भी उसका रिबर्थ होने नहीं दिया और उसे हर लाइफ में वेवशान के पीछे रखा हुआ है, इसलिए हम वेवशान को इतना ज़्यादा सेफ रखते हैं। और वहाँ पे जिन पूछता है कि इसमें यानी कि हम तीनों का ये पहली लाइफ है। मैडम जियांग कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी ये पहली लाइफ है। वो पूछता है तो ठीक है, हम समझ गए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो आप लोग की ये पहली लाइफ है या फिर आप लोग उस ओल्ड टाइम से ही हैं? मैडम जियांग कहती है क्यों तुम हमें इतना ज़्यादा ओल्ड समझते हो? हम इतने 1000-2000 साल नहीं जी चुके हैं। हमारी ये पहली ही लाइफ है, ये हमारी पहली नहीं, ये हमारी न्यू लाइफ है, जहाँ पे हम सब हमारी कल्टीवेशन पावर्स के साथ आए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा अपने साथ करा था जिसके कारण हमारी नेक्स्ट लाइफ में अपनी पावर्स और फुल मेमोरी के साथ आए हैं, क्योंकि हमें हमारी हर लाइफ की सारी मेमोरीज याद है। अब वी पूछता है कि आपने पहले बताया था कि वेवशान की मदर मैडम वैन थी, तो आप उसकी मदर कैसे हैं? मैडम जियांग कहती है कि मैं उसकी मदर नहीं हूँ, उसकी मदर अब भी मैडम वैन ही है, बट वो कहाँ है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती।
रणवांग जी कहता है कि मतलब विभूषण आपका बेटा नहीं है। मैडम जियांग कहती है कि नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, बट हाँ वो मुझे मेरे बेटे से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट लाइफ में जो गलती करी थी मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। और ये मैं बात अच्छे से समझ चुकी हूँ। ये जिस बच्चे से मैं जेलसी करती थी, वो बच्चा तो इतना प्यारा है, उसकी लाइफ में ही इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चा हमेशा से इतना सफ़र करते आया है और मैंने ही विभूषण को बचपन से लेके आज तक पाला है। मैं ये जान सकती हूँ कि एक माँ को कितना ज़्यादा दर्द होता है। अब विभूषण की एक नहीं दो माएँ हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।